अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा कौन सा लेसन पार्ट 10 पढ़ना है। हमारा पार्ट 9 पूरा कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 10 क्या कह रहे हैं, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों, यानी कि इसमें एक सवाल पूछा जाएगा कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है। तो हम लोग देखेंगे अनुकूलन एवं जैव विकास। तो हमारा चैप्टर का नेम क्या है, अनुकूलन एवं जैव विकास। तो इसमें हम दो हेडिंग अच्छे से पढ़ेंगे, अनुकूलन और जैव विकास के बारे में। तो सबसे पहले हमें हेडिंग दी गई है अनुकूलन। क्या दी गई है, अनुकूलन। देखेंगे अनुकूलन क्या होता है। कक्षा 6 में आपने सीखा कि सभी जीवधारी अपने अपने विशेष निवास क्षेत्रों में रहते हैं। आपने ये 6 क्लास में ही पढ़ लिया था कि जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग अपने जो स्थान होते हैं, कोई ठंडी जगह पे रहता है, कोई ज़्यादा गर्माहट जगह पे रहता है, तो वो सब अपने अपने स्थान पर रहते हैं। यदि इनके निवास में परिवर्तन होता है तो इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कह रहे अगर ये अपना स्थान बदलेंगे तो इनको बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि हर जानवर हर तरीके का मौसम झेल जाए, और प्रतिकूल दशाएं होने पर भी नष्ट भी हो जाते हैं। और जैसी दशाएं, यानी कि कह रहे हैं कि जैसी दिशा बदलती है, हर चीज़ बदलती है, तो कई सारे प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो क्या होता है, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दें तो वो क्या नहीं कर पाती है, श्वसन क्रिया नहीं करती है। इसी प्रकार आम के पौध को तालाब में रोप दें तो क्या होगा। ठीक है, आपने कभी ऐसा भी सोचा कि जल के बाहर आती ही मछली क्यों छटपटाने लगती है और आम के पौधे को पानी में क्यों सड़ जाती है। वास्तव में मछली को जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी दशाएं जल में प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए वो जल में आसानी से रह जाती है, और अगर उनको बाहर निकालती है तो क्या हो जाती है, मर जाती है। परंतु जल से बाहर नहीं और मर जाती है। और जल के बाहर, पानी के बाहर उसे वो सब पोषण नहीं मिलते, ना ही पानी मिलता है, ना ही सभी दशाएं मिलती हैं। इस कारण वो क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली हेडिंग क्या दी गई है, विशेष पर्यावरण में जीवधारियों द्वारा अनुकूलन। तो हम लोग देखेंगे कि विशेष पर्यावरण में जीवधारियों द्वारा अनुकूलन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीवधारी एक विशेष प्रकार की, क्या कह रहे हैं, प्रत्येक जीवधारी एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। ये प्रायः 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं, जल, स्थल और वायु। या तो वो पानी में रहेंगे, या कोई जगह पे भूमि पे रहेंगे, या फिर हवा में रहेंगे। ठीक है, इसी आधार पर कह रहे हैं कि जंतु तथा पेड़ पौधे जलीय, स्थलीय, उभयचर अथवा वायवीय होते हैं। तो क्रियाकलाप 10.1 में आपको दिया गया है कि अपनी पुस्तिका में लिखिए प्रकार से अलग अलग तालिका 1 तथा तालिका 2 बनाकर कुछ जंतु व पौधे में अनुकूलन संबंधी दशाओं को पहचानना है। तालिका देखेंगे, पहले तालिका में क्या कह रहे हैं, विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले पौधे। तालिका 2 में क्या कह रहे हैं, विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु। ठीक है, क्रमशः अब यहाँ पे आपको क्रमशः यानी कि 1 2 3 लिखना है, वन में लिखना है, मैदान में लिखना है, पर्वतीय में, सब में अलग अलग स्थान में जो जीव जंतु रहते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, इस कार्य में अपने कह रहे हैं कि इस तालिका को भरने के लिए अपने मित्रों की या माता पिता की, गुरुजनों से भी विचार विमर्श करके और अधिक जानकारी ले पुस्तकालय में पुस्तकों व पत्रिकाओं से भी सहायता ले सकते हैं। इस तालिका को भरने से आप इसी इकाई के उदाहरणों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों तालिकाओं में के अध्ययन से आपने सीखा कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भिन्न भिन्न वातावरण में उगती हैं, जैसे नीम, गेहूँ तथा चना आदि स्थलीय वातावरण में, जबकि कुमुदनी, जलकुंभी तथा कम्बल ये जलीय वातावरण। यानी कि जो गेहूँ, अगर आप गेहूँ को पानी में उगाएंगे तो क्या होगा, आपका गेहूँ का बीज पूरा सड़ जाएगा और वो उगेगा नहीं। इसी प्रकार शेर, हिरण वन में रहते हैं और मछलियाँ जल में निवास करती हैं। क्या नागफनी को जलीय वातावरण तथा कुमुदनी को स्थलीय वातावरण में उगाया जा सकता है?
हम इसी इकाई में आगे जानेंगे कि जंतुओं में अथवा पौधों में जल में अथवा स्थल पर रहने के लिए कौन से अनुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि हर चीज़ में अपने अपने लक्षण होते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं और अलग अलग जगह पे वो अनुकूलन करते हैं। इसी को हम बोलते हैं अनुकूलित। तो आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को परिवेश पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जंतुओं तथा पौधों में क्या कह रहे हैं, जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायवीय अनुकूलन की विशेषता निम्नवत है। अगली हेडिंग हमें क्या दी है, जलीय अनुकूलन। तो जलीय अनुकूलन क्या होता है देखेंगे। जलीय अनुकूलन, अपने हाथ तथा पैर को लगातार 1 घंटे तक पानी में डुबोए रखें। हाथ तथा पैर की त्वचा को चमड़ी में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या इसी तरह जलीय जंतु मेढक, मछली तथा जलीय पौधा जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में भी होता है? कह रहे हैं कि जलीय अनुकूलन क्या होता है। तो ऐसे अलग अलग जलीय अनुकूलन होते हैं कि जो जल में उगाए जाने वाले पौधे होते हैं या जल में जो रहने वाले होते हैं उनके अलग लक्षण होते हैं। जो ज़मीन पर या भूमि पर रहते हैं उनके पौधे और जीव जंतु के अलग लक्षण होते हैं, वही इसमें हमें बताना है। तो हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा सिकुड़ जाती है, ठीक है। हमारे कह रहे हैं जब हम पानी में ज़्यादा देर रखते हैं तो आपने देखा होगा आपके हाथ पैर की जो त्वचा हो जाती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि हमारा जीवन पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, क्योंकि हम पानी में ज़्यादा देर रह नहीं सकते। परंतु जलीय जीवधारियों जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में ऐसा नहीं होता है। आपने कक्षा 6 की इकाई जीव जगत में अनुकूलन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जैसे जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी है। जैसे जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी है। जैसे जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है और जलीय जंतु मछली शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम यानी कि गिल्स, जो फेफड़े बोलते हैं कि मछली फेफड़ों से सांस लेती, श्वसन क्रिया करती है, तो गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा क्या कह रहे हैं, चपटे पंख होते हैं। क्या पंख किसी स्थलीय जंतु में होता है? गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती हैं। वे सभी लक्षण मछली के जल में तैरने के लिए भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार कह रहे हैं अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं। यानी कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनके सारे लक्षण जलीय अनुकूलन के होते हैं। अगर हम उन्हें पानी से बाहर कर देंगे, स्थल पर रख देंगे, तो वो उनकी क्या हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएंगे। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है देखेंगे। जंतुओं की तरह जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। यानी कि जैसे जंतुओं में अनुकूलन होता है, हमने मछली में देखा है, ऐसे कह रहे हैं कि पौधे जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे अनुकूलन होते हैं। कई ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में उगाए जाते हैं। आम का पेड़ पानी में नहीं उगाया जाता है, क्योंकि आम का पेड़ अगर हम पानी में लगाएंगे तो वो सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें जलीय अनुकूलन नहीं है। तो कह रहे हैं इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमज़ोर होता है। जो पानी में पौधे उगते हैं वो बहुत ज़्यादा शरीर से कोमल और कमज़ोर होते हैं, क्योंकि इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है। पत्तियाँ पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं।
पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के हो जाते हैं, जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचैम यानी कि क्यूटिकल की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। इन्हीं लक्षणों के कारण जलीय पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जैसे सिंघाड़ा, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला तथा कुमुदनी आदि। ये सब क्या है, हमारे जलीय पौधों के अनुकूलन थे। अब अगली हेडिंग हमें क्या दी है, स्थलीय अनुकूलन। तो स्थलीय अनुकूलन क्या होते हैं देखेंगे। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, गाय तथा स्थलीय पादप जैसे नीम, अमरूद आदि में भी वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतु कह रहे स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, गाय में प्रजनन के लिए 4 पाद होते हैं। सांस लेने हेतु विकसित स्वतंत्र तंत्र होता है। नीम तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष है। अधिक जल में वे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत और पत्तियां चमकीली और फैली हुई होती हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। आपको रेगिस्तान, मरुस्थल के बारे में जानकारी तो होगी। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का ही एक रूप है। कैसे है, क्या आप मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे अथवा जंतु के नाम बता सकते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे पानी की कमी, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप भी पड़ती है, गर्म बालू में चलना, जो बालू होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उस पर चलना, कांटेदार एवं सूक्ष्म पेड़ पौधे के बीच जीवित रहना आदि। उपयुक्त कठिनाइयों के समाधान हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जो ऊँट है वो कह रहे हैं कि वो आसानी से रेगिस्तान के बालू पे चल सकता है, लेकिन हम लोग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जैसे ऊँट का एग्जाम्पल दिया है कि ये आसानी से वहाँ की जो रेतीली बालू होती है उसमें आसानी से चल सकता है। जंतुओं के समान मरुस्थल, कह रहे हैं जंतुओं के समान मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। ये भी पानी की कमी, सूर्य का तेज प्रकाश तथा दिन के समय उच्च तापमान को फैलाते हैं, तापमान को झेलते हैं। इसी प्रकार मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है, तथा मशाल चपटा, हरा एवं स्पंजी हो जाता है, तो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है, जैसे नागफनी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया है, नागफनी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे हो जाते हैं और इसमें पानी का प्रभाव भी ठीक ठाक रहता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियाँ मशाल या कांटों सल्क रूपी बन जाती हैं, जैसे ये भी नागफनी दिया है कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे कांटे होते हैं जिसके द्वारा लोग डरते भी हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं, यानी कि पत्तियों के जो रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, गड्ढों में कह रहे हैं धंसे होते हैं। इससे बाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कनेर। कुछ ऐसे
वस्तुओं के नाम बताइए जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं। इन जंतुओं में उड़ने हेतु सभी में अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं। तो जो पक्षी होते हैं उनमें उड़ने के अनुकूलन होते हैं, जो नीचे ज़मीन पर रहते हैं उनके स्थलीय अनुकूलन होते हैं। तो ऐसे अलग अलग सभी के अनुकूलन हैं। अगली हेडिंग क्या दी गई है हमें? क्रियाकलाप 10.3 क्या कह रहे हैं कि अपने चारों ओर पाए जाने वाले उड़ने पक्षी वाले उड़ने कह रहे वाले पक्षियों पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं ये कैसे उड़ते हैं? इनकी उड़ने की गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन करें। क्या देखते हैं? पहला, ये उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। दूसरा, निश्चित दिशा में ऊपर दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। इसी प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया होती है। आइए जाने कि हम इनके या हमारे आइए जानें कि इनके शरीर में उड़ने के लिए क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक, अब अगली क्या कह रहे हैं? कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। जो पक्षी या जो कीट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो वो उड़ते हैं। उनमें काय के अनुकूलन होता है? उड़ने के अनुकूलन सभी होते हैं। तो वही देखेंगे कि कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन क्या है। आप कीटों को ध्यान से देखें, इतना शरीर छोटा होता है। उनका शरीर कितना छोटा है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कुछ तो कीड़े हमें दिखाई भी नहीं देते ठीक से। और इनका शरीर अन्य अकेशरुकी जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। ठीक है, जब ये उड़ते हैं तो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में क्या कह रहे हैं? इनके शरीर में श्वसन रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। जब हवा भर जाएगी तो कोई भी हो, चाहे कीड़े हो, चाहे पक्षी हो या कोई मनुष्य हो, सभी क्या होना चाहिए? फूल जाएगा तो वो हल्का लगने लगेगा। जैसे तितली, मधुमक्खी, ठीक है, और घरेलू मक्खी आदि। अगली हेडिंग हमें दी पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। तो पक्षियों जब उड़ते हैं तो उनमें कौन से अनुकूलन? वायवीय अनुकूलन होता है। तो पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूलन होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। ठीक है, क्या आप देखते हैं कि इनके अग्रपाद की सहायता में रासायनिक होते हैं जो उड़ने में क्या करते हैं? सहायक हैं। इनकी स्थितियाँ खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इसका शरीर हल्का हो जाता है फेफड़ों से जुड़े वायु को इसमें हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर का हल्का क्या कह रहे हैं? उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतर केवल सिर्फ किसमें होता है? पक्षियों में होता है कि उनके अंदर हवा भर जाती है और वो हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। जैसे तोता, कबूतर तथा गौरैया आदि, ये सब क्या हैं? पक्षियों में उड़ने के हेतु अनुकूलन, यानी ये सब पक्षी हैं, इनमें उड़ने के अनुकूलन पाए जाते हैं। इनमें उड़ने के लक्षण बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये उड़ पाते हैं। आपने कह रहे हैं कि इससे स्पष्ट हो गया कि कीटों और पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होता है। आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा। ये लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, परंतु
आज नहीं है। ऐसे ही कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। केवल कह रहे हैं बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। केवल ऐसा ही नहीं बल्कि कई नई प्रजातियों का उद्भव भी हुआ है। ये निर्माण हमें जीवाश्म द्वारा मिलते हैं। जीवाश्म क्या है देखेंगे। अपने शिक्षक से चर्चा करें व इसी इकाई में इसकी और जानकारी प्राप्त करें। विलुप्तीकरण एवं उद्भव प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व है। आइए इसको हम जैव विकास के रूप में जानेंगे। तो जैव विकास के रूप में कैसे जानेंगे? अभी तक हमने पढ़ी है अनुकूलन, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आई है जैव विकास। तो जैव विकास क्या होता है देखेंगे। कह रहे हैं कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में कह रहे हैं क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति की ही जैव विकास कहते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जैव विकास जो होते हैं प्रामाणिक संदर्भ जिन वैज्ञानिक के नाम चर्चित हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने चर्चित किया था कि अगर किसी भी चीज़ में जैव विकास ज़्यादा मात्रा में है तो उसकी बढ़ोतरी बहुत जल्दी हो जाती है। अगली हेडिंग हमें क्या दी है? क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? तो देखेंगे जैव विकास का होना प्रमाणित है या नहीं है। तो जैव विकास की प्रमाणिकता, ठीक है, में संदर्भ में जिन दो वैज्ञानिक के नाम आधुनिक ने कह रहे हैं दो वैज्ञानिक के नाम बहुत चर्चित हैं, वे हैं लैमार्क और डार्विन। यानी कि लैमार्क और डार्विन के नाम से ये दो नाम हैं वैज्ञानिकों के, जिस नाम से बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे। जैव विकास के संबंध में सबसे पहले फ्रांस देश में सन 1744 जीव वैज्ञानिक लैमार्क ने अपने विचार रखे थे। उनका सिद्धांत लेमार्क कहलाता है। लेमार्कवाद कहलाता है। कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा तोड़ने की, अलग अलग बांटने की कोशिश की कि इसके दो हिस्से हो जाएं, लेकिन वो उसको नहीं कर पाए। तो ये हमारी क्या थी? लैमार्कवाद की बारे में कि कैसे लैमार्क और उनको अलग अलग भागों में भी बांटा गया। लैमार्क अलग और डार्विन अलग। बाकी हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट हेडिंग दी गई है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।